नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनआर कुमावत में। मैं नारायण कुमावत आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछली क्लास में हमने क्रिया की परिभाषा और उसके कर्म के आधार पर उसके कितने भेद होते हैं और उसकी परिभाषा क्या है, इन सब के बारे में बात की थी। और आज की क्लास में हम प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। प्रयोग व संरचना के आधार पर कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। के आधार पर 8 भेद या प्रकार को, ठीक है, 8 भेद होते हैं। पहला प्रकार कौन सा है? प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया का प्रकार कौन सा है? सामान्य क्रिया आती है। कौन सी क्रिया आती है? सामान्य क्रिया आती है। सामान्य क्रिया किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो। सामान्य क्रिया किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हुआ हो। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, राम जाता है। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। जाना क्या हो गई? क्रिया हो गई। क्रिया केवल एक है जो सामान्य क्रिया को दर्शा रहा है। राम क्या कर रहा है? जा रहा है। सामान्य राम के जाने को दर्शा रहा है। सामान्य क्रिया है, यहाँ पर सामान्य क्रिया है। जैसे एक और उदाहरण देते हैं। राधा पुस्तक पढ़ती हैं। राधा क्या हो गई? कर्ता। पुस्तक क्या है? कर्म। पढ़ना क्या है? क्रिया। पढ़ना क्रिया है। यहाँ पर राधा की सामान्य क्रिया को दर्शा रहा है। केवल एक ही क्रिया है इसमें। राधा की सामान्य क्रिया को दर्शा रहा है। राधा क्या कर रही है? पुस्तक को पढ़ रही है। इन वाक्यों से सामान्य क्रिया का बोध हो रहा है। पहले आप इनको नोट कर लो, फिर दूसरा प्रकार के बारे में बात करेंगे। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार क्या है? संयुक्त क्रिया। प्रयोग और संरचना के आधार पर दूसरा प्रकार है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं? जब वाक्य में एक से अधिक क्रिया प्रयुक्त होकर संयुक्त क्रिया का रूप बनाती हैं तथा एक ही कार्य को व्यक्त करती हैं। जब कोई वाक्य है, जैसे ये कोई वाक्य हो गया, यह जहाँ किसी वाक्य में एक क्रिया व दूसरी क्रिया प्रयोग होकर के किसी एक ही कार्य को, कोई एक ही कार्य है उसको व्यक्त करते हैं, वहाँ पर संयुक्त क्रिया होती है। इसकी परिभाषा ले लेते हैं। जब वाक्य में एक से अधिक क्रियापद प्रयुक्त होकर संयुक्त क्रियापद बनाते हैं तथा ये क्रियाएं तथा एक ही कार्य को, ये क्रियाएं एक ही कार्य को व्यक्त करते हैं। एक ही कार्य को व्यक्त करते हैं।
जैसे उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। राम ने पाठ पढ़ लिया। राम ने पाठ पढ़ लिया। राम क्या हो गया? कर्ता। ये क्या है? कर्ता है। पाठ क्या हो गया? कर्म हो गया। कर्म मतलब कार्य, ये कार्य है, ये कर्म, ठीक है। और ये आ गया पढ़ना। पढ़ना क्या है? क्रिया, ये क्रिया है। लेना, लेना क्या है? ये भी एक क्रिया है। जब वाक्य में एक से अधिक क्रिया, जब वाक्य में एक क्रिया है और उसी के साथ दूसरी क्रिया भी है, उसी के साथ दूसरी क्रिया भी है, पढ़ और लेना दोनों क्रिया हैं। दोनों क्रियाएं किसी एक ही कार्य को व्यक्त कर रही हैं, एक ही कार्य की तरफ इशारा कर रही हैं, तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं। जया ने खाना बना लिया। जया ने खाना बना लिया। जय क्या हुई? कर्ता हो गई। खाना कर्म हो गया। बनाना क्रिया है, बनाना क्रिया है। और लेना भी क्या है? क्रिया है। खाना बना लिया। ये बनाना और लेना किसको व्यक्त कर रहे हैं? खाने को। क्या बनाया? खाना बनाया। जब वाक्य में एक या एक से अधिक क्रियाएं किसी एक ही कार्य को व्यक्त करें, किसी एक ही कार्य को व्यक्त करें, तो वहाँ पर संयुक्त क्रिया होगी, ठीक है। एक बार इसको नोट कर लो। फिर तीसरे प्रकार के बारे में बात करेंगे कि तीसरा प्रकार कौन सा है। तीसरा प्रकार आता है हमारे पूर्वकालिक क्रिया। तीसरा प्रकार है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, जैसे ये कोई वाक्य हो गया, वाक्य में पहले से क्रिया है और यहाँ पर भी एक और क्रिया है। जब वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त हो, ये दोनों क्रियाएं हैं, जब पहली वाली क्रिया पहले प्रयुक्त होती है तथा पहले समाप्त हो जाती है। जब वाक्य में प्रयोग होने वाली पहली क्रिया पहले प्रयोग में भी पहले आती है और समाप्त भी दूसरी क्रिया के पहले हो जाती है, तो ये क्रिया पहले प्रयोग में आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। इसकी परिभाषा के द्वारा इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो, तो वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हो तथा इनमें से ये दोनों क्रियाएं, इन दोनों में से एक क्रिया, इनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया है। जब वाक्य में दो क्रियाएं प्रयोग हो और उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो गई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत
आती हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। उदाहरण की बात करते हैं। राम पढ़कर सो गया। राम पढ़कर सो गया। राम क्या करता है? यहाँ पर पढ़ना और सोना दो क्रियाएं, पढ़ना और सोना। पहली क्रिया तो ये है, ये पहली क्रिया। दूसरी क्रिया कौन सी है? ये है। ये क्या है? क्रिया है। सोना क्या है? क्रिया है। राम पढ़कर सो गया। जब वाक्य में पहली क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हो रही है तो ये पहली क्रिया क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। मतलब राम पढ़कर सो गया। राम पढ़ने की क्रिया तो कर ली है उसने, पढ़ना कंप्लीट हो गया राम का। उसके बाद वह क्या कर रहा है? सो रहा है। राम पढ़कर सो रहा है। सोने से पूर्व, राम सोने से पूर्व कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है। राम पढ़ने से पूर्व, सोने से पूर्व, राम सोने से पूर्व कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ने की क्रिया कर रहा है। इसलिए पढ़कर, ये पढ़ना कौन सी क्रिया है? पूर्वकालिक क्रिया है। पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे के बारे में चर्चा करेंगे। परिभाषा तो याद रखनी ही है। परिभाषा से ही पता चलेगा कि ये पूर्वकालिक क्रिया है या कौन सी क्रिया है। तो फिर भी मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ, एक और टिप बता देता हूँ जिससे पता चल जाएगी ये कौन सी क्रिया है। जैसे कोई वाक्य है, किसी वाक्य में किसी मूल धातु के साथ कर या करके लगा देते हैं। करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। पूर्वकालिक क्रिया बनती है। किसी मूल धातु के साथ कर या करके लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनती है। जैसे पढ़, यह मूल धातु है, इसके साथ कर लगा देते हैं या कर जोड़ देते हैं इसके साथ, तो पढ़कर हो गया। पढ़कर यानी काम कंप्लीट हो रहा है। पढ़ना काम कंप्लीट हो रहा है, यह क्रिया कंप्लीट हो रही है पढ़कर। यह पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आता है। हमेशा याद रखना, जब दोनों क्रिया में से किसी एक क्रिया के पहले वाली क्रिया के साथ कर या करके लगता है तो वह पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत आती है। नोट कर लो इसको। फिर चौथा प्रकार है प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा प्रकार कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया। चौथा प्रकार कौन सा है? प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया चौथा प्रकार प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो परिभाषा में जब कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आता है। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरों
को करने के लिए प्रेरित करता है। करने के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा कार्य करवाता है तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया आएगी। जैसे उदाहरण के द्वारा समझते हैं, राम श्याम से पत्र लिखवाता है। राम श्याम से पत्र लिखवाता है। राम क्या हो गया? कर्ता। राम क्या है? कर्ता। श्याम से पत्र लिखवाता है। लिखवाना क्या है? क्रिया। लिखवाना क्या है? क्रिया है। पत्र क्या हो गया? कर्म हो गया। राम श्याम से पत्र लिखवाता है। राम पत्र किससे लिखवा रहा है? श्याम से। राम स्वयं पत्र यहाँ पर नहीं लिख रहा है। राम यहाँ पर स्वयं पत्र नहीं लिख रहा है, बल्कि दूसरे व्यक्ति श्याम से पत्र लिखवा रहा है। यहाँ पर राम स्वयं पत्र नहीं लिख करके श्याम से पत्र लिखवा रहा है। यहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके दूसरे से कार्य करवा रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया आएगी। जैसे और उदाहरण लेते हैं, ये पहला उदाहरण हो गया, ये दूसरा उदाहरण लेते हैं। जैसे माँ ने बेटी से भोजन बनवाया। माँ ने बेटी से भोजन बनवाया। यहाँ पर इस वाक्य में माँ स्वयं भोजन नहीं बना करके किसके द्वारा भोजन बनवा रही है? बेटी से। बेटी के द्वारा भोजन बनवा रही है, इसलिए इन वाक्यों में प्रेरणार्थक क्रिया आएगी। समझ में आया? एक बार फिर समझा देता हूँ। जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करके किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा वो कार्य करवाता है तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया आएगी। जैसे माँ स्वयं भोजन नहीं बना करके बेटी के द्वारा भोजन बनवाती हैं तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया आएगी। जल्दी से नोट कर लो इसको। पांचवा प्रकार आता है हमारे नाम धातु क्रिया। पांचवा प्रकार क्या है? नाम धातु क्रिया। इसकी परिभाषा क्या है? परिभाषा, यदि संज्ञा सर्वनाम व विशेषण के प्रत्यय लगा देने के बाद बनने वाला शब्द नाम धातु क्रिया है। नाम धातु क्रिया है। यदि संज्ञा और सर्वनाम व विशेषण के प्रत्यय लगा देने पर, क्या लगा देने पर? प्रत्यय लगा देने पर। यदि संज्ञा सर्वनाम व विशेषण के प्रत्यय लगा देने के बाद जो शब्द बनेगा वह नाम धातु क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होगी? नाम धातु क्रिया होगी। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, जैसे लालच के साथ में अगर यहाँ पर ना प्रत्यय लगा देते हैं, लालच के साथ अगर ना प्रत्यय लगा देते हैं तो बनने वाला शब्द क्या बनेगा? ललचाना। गरम से बनेगा गरमाना। चमक से बनेगा चमकाना। यहाँ पर ना प्रत्यय लग रहा है। चमक, कर्म से
ना, लग जाने से ना, ये सब ना प्रत्यय लग रहा है। ना प्रत्यय लगने के बाद जो क्रिया बनेगी वह नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगी। जैसे एक और शब्द है रंग, रंग के ना प्रत्यय लगा देने के बाद क्या बनेगा? रंगना। रंग के ना प्रत्यय लगाने पर रंगना शब्द बनेगा, ये नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आएगा। नोट कर लो एक बार इसको, फिर हम छठा प्रकार के बारे में बात करेंगे। छठा प्रकार क्या है? छठा प्रकार है कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया है? कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया है? छठी क्रिया है कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया है? कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया, कृदंत क्रिया, क्रिया शब्दों के प्रत्यय लगा देने के बाद या क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कृदंत क्रिया है। परिभाषा है क्रिया शब्दों के साथ, क्रिया शब्दों के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया है? कृदंत क्रिया। कौन सी क्रिया? कृदंत क्रिया। जैसे चल, चल के साथ अगर ना प्रत्यय लगा देते हैं, चल के साथ अगर ना प्रत्यय जोड़ देते हैं तो शब्द क्या बनेगा? चलना। ये क्या है? कृदंत क्रिया है। क्रिया के साथ प्रत्यय लग रहा है। चलना, चलना क्या है? चल, वो मतलब जा रहा है, चल रहा है, चल रहा है, ये क्रिया है। क्रिया के साथ अगर, चल के साथ अगर ना प्रत्यय लगा देते हैं, बनने वाला शब्द क्या बनेगा? चलना। चलना क्या हो गई? कृदंत क्रिया हो गई। जैसे एक और शब्द ले लेते हैं लिख, वह लिख रहा है। लिख, लिख के साथ अगर ना प्रत्यय जोड़ देते हैं ये क्या है? लिखना। शब्द क्या बनेगा? लिखना शब्द बनेगा। यह कृदंत क्रिया के अंतर्गत आता है। लिखना, इसी को भी अगर कहते हैं तो लिखता या लिखकर, ये शब्द बनने वाले शब्द ये सब कृदंत क्रिया के अंतर्गत आते हैं। सातवीं क्रिया होगी सातवां प्रकार क्रिया का। सातवां प्रकार है सजातीय क्रिया। सातवां प्रकार कौन सा है? सजातीय क्रिया। सातवां प्रकार है सजातीय क्रिया। सजातीय क्रिया कौन सी क्रिया है? सजातीय क्रिया। जहाँ कर्म तथा क्रिया दोनों एक साथ ही, एक ही धातु से बनकर साथ प्रयुक्त होती है। जहाँ कर्म व क्रिया एक ही धातु के साथ मिलकर प्रयुक्त होती हैं या एक ही धातु से बनकर प्रयुक्त होती हैं। सजातीय क्रिया में जब वाक्य में कर्म तथा क्रिया एक ही धातु से मिलकर बनती हैं, एक ही धातु से बनकर प्रयुक्त होती हैं, एक ही धातु से बनकर प्रयुक्त होती हैं, वहाँ पर सजातीय क्रिया होगी। जब वाक्य, जैसे कोई वाक्य है, वाक्य में कर्म और क्रिया एक ही धातु से मिलकर बने हैं, दोनों क्रिया और कर्म एक ही धातु से मिलकर बने हैं, वहाँ पर सजातीय क्रिया होगी। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण
बात करते हैं भारत। भारत ने लड़ाई लड़ी। जैसे बात करते हैं भारत ने लड़ाई लड़ी, लड़ाई लड़ी, ठीक है। ये क्या है? कर्म है। लड़ाई, लड़ाई क्या है? कर्म है। लड़ना क्या है? क्रिया। लड़ाई क्या है? कर्म, और लड़ना क्या है? क्रिया, लड़ी। ये दोनों लड़ धातु से बने। कौन से धातु? लड़ धातु से मिलकर बने, लड़ धातु से बने, लड़ धातु से बने हैं। समान धातु, दोनों में धातु क्या है? समान है। दोनों में धातु क्या है? समान है। समान, समान धातु। जैसे उदाहरण लेते हैं, खेल, खेला, चाल, चली। ये सब एक ही धातु से बने हैं, चल धातु से। ये शब्द चल धातु से बना है। ये शब्द खेल, खेल खेला, खेल खेला, ये शब्द खेल धातु से बना है। खेल खेला, ये सजातीय क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जहाँ पर वाक्य में क्रिया और कर्म एक ही धातु से बनकर के प्रयुक्त हो रहे हैं, वहाँ पर सजातीय क्रिया आएगी। वहाँ पर कौन सी क्रिया आएगी? सजातीय क्रिया आएगी। आठवां प्रकार हमारा सहायक क्रिया। आठवां प्रकार कौन सा है? सहायक क्रिया। आठवां प्रकार क्या है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, नाम से ही मालूम हो रहा है जो क्रिया की सहायक होती हैं। वाक्य में मूल क्रिया की सहायता करने वाले, वाक्य में परिभाषा की बात करते हैं। वाक्य में मूल क्रिया, मूल क्रिया की सहायता, मूल क्रिया की सहायता करने वाले शब्द सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया है। जब वाक्य में कोई मूल क्रिया है, मूल क्रिया के जो सहायता करते हैं शब्द, वो सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। मूल क्रिया की सहायता करने वाले शब्द, मूल क्रिया की जो सहायता करते हैं वो शब्द सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण की बात करते हैं, उदाहरण, राम पाठ पढ़ रहा है। राम पाठ पढ़ रहा है। परिभाषा क्या कह रही है? मूल क्रिया। परिभाषा क्या कह रही है? मूल क्रिया की सहायता करने वाले शब्द कौन से हैं? सहायक क्रिया है। क्रिया क्या है? पढ़ना क्रिया है। इसकी सहायता कौन कर रहे हैं? ये शब्द कर रहे हैं, रहा है। कौन है? कौन से शब्द है? रहा है। ये कौन सी क्रिया है? मूल क्रिया। मूल क्रिया है। कौन सी क्रिया है? मूल क्रिया है। रहा है क्या है? ये सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ये सहायक, सहायक क्रिया, ये शब्द क्या है? सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे और बात करते हैं, जैसे वाक्य के अंत में पढ़ता है, पढ़ता है या पढ़ता था, ये शब्द कौन से हैं? सहायक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। पाठ पढ़ रहा है, रहा है, और पढ़ता था, पढ़ता है, ये क्या है? सहायक क्रिया हमेशा काल का बोध कराती है। याद रखना, हमेशा सहायक क्रिया है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हमेशा काल का बोध कराती है। हमेशा काल का बोध कराती है।
काल का बोध कराती हैं, काल का बोध कराती है, काल का बोध कराती है। वाक्य में अगर कोई क्रिया आ रही है, जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, राम क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, पढ़ने के साथ जो शब्द प्रयुक्त हो रहे हैं वो सहायक क्रिया के अंतर्गत आ रहे हैं। पढ़ रहा है ये शब्द सहायक क्रिया के अंतर्गत आ रहे हैं। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल NR कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और जो भी BSTC या PTET या राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो जल्दी से जल्दी जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि वो भी हिंदी व्याकरण का आनंद ले सके और हिंदी व्याकरण को समझ सके। धन्यवाद।